उसने अपनी सारी शक्ति को समेटा और जगन पर एक जोरदार हथेली का प्रहार कर दिया। यदि जगन अपनी पूरी शक्ति में होता तो स्वाभाविक रूप से गोपाल उसका सामना करने का साहस नहीं करता, किंतु जगन पहले से ही 12 रक्त सेवकों के साथ लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अभी अभी उस लाल वस्त्रधारी स्त्री से मिले भारी आघात ने उसकी चोटों को और भी गहरा कर दिया था। जगन की शक्ति पहले ही आधे से अधिक कम हो चुकी थी। दूसरी ओर गोपाल ने रक्तदानव गोली का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी साधना में भारी वृद्धि हुई थी। इसलिए वह अब उस गंभीर रूप से घायल जगन से तनिक भी भयभीत नहीं था। इसके अलावा गोपाल को डर था कि यदि उसने जगन को जीवित छोड़ दिया तो भविष्य में अनचाही समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि उस लाल वस्त्रधारी स्त्री ने अपना मन बदल लिया और गोपाल की जगह जगन को चुन लिया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द जगन को मारना ही था। एक जोरदार धमाका गूंज उठा, दोनों आपस में टकराए और जगन तुरंत ही फिर से पीछे की ओर उड़ गया। जगन के क्रोधित आक्रमण का सामना करते हुए गोपाल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। यद्यपि चोटों के कारण जगन की शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी वह गोपाल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। भले ही वह अपने चरम शिखर पर नहीं था, लेकिन उसके क्रोधित हमले की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि इस प्रहार को झेलने के बाद जगन की हालत और भी खराब हो गई और उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह निकला। यह देखते ही गोपाल ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह तेजी से आगे बढ़ा और जगन पर झपट पड़ा। एक भयंकर और लगातार हमले की झड़ी लगा दी। इस बार गोपाल ने अपने जीवन में सीखी गई सभी विधाओं और तकनीकों का प्रयोग कर दिया। उसके हमले रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं से लड़ते समय की तुलना में कहीं अधिक क्रूर और घातक थे। पहाड़ों और जंगलों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। थोड़ी ही देर बाद गोपाल ने अपने हाथों से जगन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जगन के कटे हुए सिर की आंखों में अभी भी असंतोष और क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रक्तदानव अखाड़े को नष्ट करने के इस अभियान में वह दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि इस दोगले गोपाल के हाथों मारा जाएगा। यदि उसे पहले से इस बात का आभास होता तो वह गोपाल के साथ आने के लिए कभी सहमत नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। गोपाल ने जगन के कटे हुए सिर को पकड़ा, उसे ठंडी निगाहों से देखा और अंत में एक जोरदार दबाव के साथ जगन के सिर को धड़ाम की आवाज के साथ चकनाचूर कर दिया। यद्यपि उसने अंततः इस लड़ाई में जगन को मार डाला था, लेकिन वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस क्षण गोपाल खून से लथपथ था, मानो नरक से रेंग कर बाहर आया कोई पिशाच हो। जगन को मारने के बाद गोपाल वहीं नहीं रुका। इसके बजाय वह दीनू और उसके साथियों की ओर बढ़ा। मालिक गोपाल, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं हमेशा आपका सबसे वफादार कुत्ता रहा हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं आज की घटना के बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। दीनू ने जब गोपाल को अपनी ओर आते देखा तो वह भयभीत हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह थर-थर कांपने लगा। उसके घुटने जवाब दे गए और वह गोपाल के सामने गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा। हालांकि गोपाल ने दीनू की विनती पर केवल एक ठंडी नजर डाली और एक ही बार में उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उसने जगन को ही मार डाला था तो दीनू की क्या बिसात थी। भले ही दीनू उसका वफादार हो और अपनी मर्जी से राज न खोले, लेकिन क्या होगा अगर जगन के दादा एल्डर जफर जगन की मौत की जांच करने के लिए दीनू की आत्मा की तलाशी लें? तब तो सारा भांडा फूट जाएगा। आज कोई भी दाव संघ का योद्धा जिसने उसे रक्तदानव अखाड़े के सामने आत्मसमर्पण करते देखा है, जीवित नहीं बचेगा। गोपाल ने त्वरित प्रहार किए और अपने तथा जगन के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। इस भीषण लड़ाई के बाद गोपाल की चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। मालकिन, मैंने आपके लिए बाकियों का काम तमाम कर दिया है। बाकियों को निपटाने के बाद गोपाल उस लाल वस्त्रधारी स्त्री के पास पहुंचा। वह झुककर और रेंगते हुए अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान ली खड़ा था। अच्छा हरामजादे, तुम वास्तव में क्रूर हो। तुम मेरी कल्पना से भी अधिक नीच और कपटी निकले। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने अपने सामने के दृश्य को देखा, फिर गोपाल को ऊपर से नीचे तक आंका और उदासीनता से कहा। लाल वस्त्रधारी स्त्री की बातें सुनकर गोपाल ने अपना सिर नीचे कर लिया। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इससे मैं और भी अधिक संतुष्ट हूं। दाव संघ में तुम्हारे जैसे नीच, बेशर्म, कपटी और क्रूर व्यक्ति का होना ही दाव संघ को बर्बाद करने के लिए काफी है। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने गोपाल को देखते हुए शांत भाव से कहा, आपका यह दास पूरे मन से आपकी सेवा करेगा, मृत्यु तक। आपकी आज्ञा पर मैं जिसे भी मारने को कहेंगी उसे मार दूंगा। गोपाल ने शीघ्रता से अपनी वफादारी की कसम खाई। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने उस पर एक नजर डाली। स्वाभाविक रूप से वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। गोपाल उस तरह का व्यक्ति था जो केवल अपने लिए काम करता था, कभी किसी के प्रति वफादारी के कारण नहीं। उसका वर्तमान समर्पण केवल उसके जीवन पर मंडराते खतरे के कारण था। एक बार वह खतरा टल गया तो उसे यकीन था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा दे देगा। हालांकि लाल वस्त्रधारी स्त्री को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि गोपाल उसके आदेशों का पालन करेगा और वह उसका उपयोग दाव संघ को बाधित करने के लिए कर सकेगी, न कि यह कि वह वास्तव में वफादार है या नहीं। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने अपना हाथ पलटा, जिससे एक संचार टोकन प्रकट हुआ, जिसे उसने गोपाल की ओर उछाल दिया और शांत स्वर में कहा, यह मेरा संपर्क सूत्र है। यदि मुझे भविष्य में तुमसे कोई मिशन पूरा करवाना होगा तो मैं तुम्हें इस टोकन के माध्यम से सूचित करूंगी। जी जी, आपका गुलाम आज्ञा का पालन करेगा। गोपाल ने जल्दी से संचार टोकन लिया और सहमति में बार बार सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने अपना हाथ लहराया और कहा। गोपाल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। 12 रक्त सेवकों ने यह देखा और जल्दी से लाल वस्त्रधारी स्त्री के पीछे होली और जंगल से निकल गए। गोपाल ने लाल वस्त्रधारी स्त्री की जाती हुई आकृति को देखा। उसकी नजरों में अनिश्चितता के भाव थे। इस बार उसे वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यदि उसे पता होता कि रक्तदानव अखाड़े के पास इतना शक्तिशाली कोई व्यक्ति है तो वह इस मिशन को पूरा करने के लिए इतनी जल्दी बाहर नहीं आता। उसने सोचा था कि महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल की घेराबंदी के तहत रक्तदानव अखाड़े ने अपनी सारी कुलीन सेना खो दी है और भले ही कुछ अवशेष बचे हों, वे अब कोई खतरा नहीं है। भले ही उसका सामना रक्तदानव अखाड़े के कुछ विशेषज्ञों से हो जाए और वह उन्हें हरा न सके, फिर भी वह भागकर अपनी रक्षा कर सकता था। किसे पता था कि रक्तदानव अखाड़े में अभी भी एक ऐसी भयानक हस्ती छिपी होगी जिसने एक ही चाल में उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। इस बार उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा करने में उसने अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। अब से उसका जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथों में थी। वह अब अपना स्वामी नहीं रह सकता था और केवल उस लाल वस्त्रधारी स्त्री के लिए एक कुत्ते के रूप में सेवा कर सकता था। काफी देर बाद गोपाल जंगल में नहीं रुका। एक झोंके के साथ वह निकटतम स्थानिक मार्ग की ओर उड़ गया। गोपाल ने अपनी चोटों का इलाज नहीं किया। वह उन्हें अपनी बहादुर लड़ाई के प्रमाण के रूप में रखना चाहता था। आखिरकार जगन उसके साथ था और अब जब जगन मर चुका था तो शांतिप्रिय गुट निश्चित रूप से जांच करेगा, विशेष रूप से जगन का दादा एल्डर जफर। उसे इसे छिपाने के लिए एक बहाना बनाना था और जगन के साथ उसकी लड़ाई की ये चोटें दुश्मन के खिलाफ उसकी लड़ाई के सबूत के रूप में काम करेंगी। जिस क्षण उसने जगन को मारने का फैसला किया था उसने पहले ही योजना बना ली थी कि बाद में होने वाली हर चीज से कैसे निपटा जाए। दाव संघ मुख्यालय। गोपाल, आखिर मेरा पोता जगन कैसे मारा गया? एल्डर जफर, जिनकी आंखें लाल थीं, ने गोपाल को घूरा और गुस्से में पूछा। जब उन्हें खबर मिली कि उनके पोते जगन की जीवन पट्टिका टूट गई है तो एल्डर जफर वास्तव में हैरान और क्रोधित थे। उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। उनका पोता जगन दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक था और उनमें छठे स्थान पर था। उसकी युद्ध शक्ति उसी स्तर के साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक थी। जब उनके पोते ने हाल ही में अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था तो उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, जिससे वह दिव्य योद्धा सूची में भी शीर्ष रैंक पर आ गया था। जगन की शक्ति के साथ दिव्य विकास लोक से नीचे का कौन उसे मार सकता था? यहाँ तक कि दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञ भी शायद जगन को केवल हरा सकते थे, मार नहीं सकते थे। जगन उनके वंशजों में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा था और एल्डर जफर ने उस पर बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। जगन की प्रतिभा के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकता था। एक बार जब जगन दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेता तो जफर के परिवार के पास 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हो जाते। इससे दाव संघ के भीतर उनके परिवार की शक्ति और स्थिति में काफी वृद्धि होती। इसलिए जब एल्डर जफर को पता चला कि उनके पोते जगन की जीवन पट्टिका टूट गई है तो वे अत्यधिक सदमे और गुस्से से भर गए। उस समय वह मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में गश्त कर रहे थे, रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं की तलाश कर रहे थे। खबर मिलते ही वह तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके दाव संघ मुख्यालय लौट आए और गोपाल से सवाल किया,
पूरे मध्य महाद्वीप में रक्त दानव अखाड़े के अवशेषों को खत्म करने के लिए विराट ने दाव संघ के शांतिप्रिय गुट को महाकाल संप्रदाय द्वारा स्थापित टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने से मना नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें सभी दाव संघ योद्धाओं के लिए खोल दिया। जब तक दूसरा पक्ष रक्त दानव अखाड़े के अवशेषों के खिलाफ लड़ रहा था, विराट को उनकी पहचान की परवाह नहीं थी। इसलिए आजकल दाव संघ के भीतर युद्ध समर्थक और शांतिप्रिय दोनों गुट महाकाल संप्रदाय के नेटवर्क के माध्यम से मध्य महाद्वीप में टेलीपोर्टेशन एरे वाले स्थानों पर तेजी से पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि पहले की तरह धीरे धीरे उड़ना पड़े। एल्डर जफर, क्या मैंने आपको संचार टोकन में पहले ही नहीं समझाया था कि मुझे और जगन को मिशन के दौरान रक्त दानव अखाड़े के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा? जगन उन रक्त दानव अखाड़े के विशेषज्ञों द्वारा मारा गया, गोपाल ने कहा। जगन के मारे जाने के कुछ ही समय बाद एल्डर जफर ने संचार टोकन के माध्यम से स्थिति के बारे में पूछताछ की थी। गोपाल ने पहले ही संचार टोकन में एल्डर जफर के लिए एक कहानी तैयार कर ली थी। दुर्भाग्य से एल्डर जफर ने स्पष्ट रूप से उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ करने के लिए दाव संघ मुख्यालय लौट आए। हम्फ, रक्त दानव अखाड़े के विशेषज्ञ जगन की शक्ति के साथ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के अलावा उसे कौन मार सकता है? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा सामना रक्त दानव अखाड़े के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से हुआ? एल्डर जफर ने गोपाल को घूरते हुए उस पर लगातार दबाव डाला। प्रतिद्वंद्वी दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि उनकी शक्ति अत्यंत उच्च है। हम उनका मुकाबला करने से बहुत दूर थे, गोपाल ने कहा। चूंकि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली है तो तुम कैसे बच निकले? एल्डर जफर ने ठंडे स्वर में पूछा। गोपाल की मार्शल आर्ट प्रतिभा जगन की तुलना में कमजोर थी और उसकी साधना भी जगन से एक स्तर कम थी। यहां तक कि जगन भी मारा गया तो गोपाल कैसे बच गया? एल्डर जफर को इसी बात का सबसे ज्यादा शक था। पिछली बार एक अन्य शिष्य गोपाल के साथ गया था और अंततः अपनी जान गंवा बैठा था। इस बार उनका पोता जगन भी अपनी जान गंवा बैठा क्योंकि वह गोपाल के साथ गया था। फिर भी गोपाल इन दोनों अभियानों में बच गया, जिससे उन्हें गोपाल पर संदेह हुआ। एल्डर जफर, मैं अपनी क्षमताओं के कारण जीवित नहीं बचा, बल्कि मेरे गुरु द्वारा छोड़े गए 2 जीवन रक्षक तुरुप के पत्तों के कारण बच पाया। इस बार मैंने अपने गुरु के सबसे शक्तिशाली आक्रामक खजानों में से एक और एक पलायन खजाने का उपयोग किया, लेकिन फिर भी मैं लगभग नहीं बच पाया और करीब करीब अपनी जान गंवा बैठा, गोपाल ने कहा। गोपाल की बातें सुनकर एल्डर जफर के चेहरे के भाव बदलते रहे। गोपाल की बातों में दम था। हालांकि गोपाल की शक्ति जगन जितनी नहीं थी, लेकिन उसके गुरु आचार्य तुषार एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे, जिनका एक पैर दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में था और वे दाव संघ के 9 संरक्षकों में दूसरे स्थान पर थे। आचार्य तुषार द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए खजाने स्वाभाविक रूप से उन जीवन रक्षक तुरुप के पत्तों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जो एल्डर जफर ने जगन के लिए छोड़े थे। यह देखकर कि एल्डर जफर अभी भी उसकी बातों पर कुछ संदेह कर रहे थे, गोपाल ने तुरंत कहा, यदि एल्डर जफर को अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं यह साबित करने के लिए स्वर्गीय दाव की शपथ ले सकता हूं कि मैंने जो कहा वह सत्य है। इसके साथ ही गोपाल ने तुरंत शपथ ली, जिसमें कहा गया कि उसने रक्त दानव अखाड़े के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई के दौरान आचार्य तुषार द्वारा उसे दिए गए 2 सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक खजानों का उपयोग किया था। हालांकि गोपाल ने शपथ लेते समय एक शॉर्टकट अपना लिया। उसने केवल लड़ाई के दौरान 2 जीवन रक्षक खजानों का उपयोग करने का उल्लेख किया और जगन की मृत्यु कैसे हुई या अन्य मामलों का कोई उल्लेख नहीं किया। गोपाल के शपथ लेने के बाद स्वर्गीय दाव ऊर्जा की एक लहर नीचे उतरी। थोड़ी देर रुकने के बाद ऊर्जा धीरे धीरे बिखर गई और गोपाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे यह साबित हुआ कि उसकी शपथ वास्तव में सत्य थी। ठीक है, चलो इसे यहीं छोड़ते हैं। ये देखकर नक्श ने तुरंत मामले को शांत करने के लिए बात की। हम सभी को जगन की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन एल्डर जफर का गोपाल पर संदेह करना थोड़ा अनुचित है। गोपाल आखिरकार हमारे शांतिप्रिय गुट का एक योद्धा है, वह कभी भी एक साथी साधक के साथ इतना क्रूर काम नहीं करेगा। दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक और उनके शांतिप्रिय गुट में एक युवा जूनियर के रूप में, जिसके दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की उच्च संभावना थी, जगन की मृत्यु कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए खबर फैलने के बाद नक्श और शांतिप्रिय गुट के अन्य उच्च रैंकिंग सदस्य दाव संघ मुख्यालय लौट आए और मामले के कारण की जांच करने के लिए एकत्र हुए। शुरुआत में सच कहूं तो नक्श और अन्य लोगों को गोपाल पर कुछ संदेह था। आखिरकार उनके शांतिप्रिय गुट में कौन नहीं जानता था कि गोपाल किस तरह का व्यक्ति है? सटीक रूप से कहें तो वे खुद जानते थे कि वे किस तरह के लोग हैं। अत्यधिक स्वार्थी लोगों के समूह के रूप में कौन अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा नहीं देगा? लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि गोपाल ने स्वर्गीय दाव की शपथ भी ले ली है, तो वे मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। गोपाल आखिरकार आचार्य तुषार का शिष्य था और वे उसे बहुत ज्यादा नहीं दबा सकते थे। यदि यह कोई साधारण दाव संघ शिष्य होता तो वे इतने विनम्र नहीं होते। उन्होंने अब तक उसकी आत्मा की तलाशी ले ली होती, लेकिन गोपाल की स्थिति को देखते हुए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। विराट के नए निर्देश नक्श के शब्दों को सुनकर एल्डर जफर को यद्यपि अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन हार माननी पड़ी। आखिरकार गोपाल ने पहले ही स्वर्गीय दाव की शपथ ले ली थी। यदि वे उस पर दबाव डालना जारी रखते तो यह अत्यधिक प्रतीत होता। इसके अलावा नक्श और अन्य लोग उन्हें ऐसा करना जारी रखने की अनुमति नहीं देते। परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद गोपाल ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने निवास पर लौट आया। हालांकि उसने सभी संभावित जवाबी उपाय तैयार कर लिए थे, फिर भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की भारी शक्ति का दबाव बहुत अधिक था। अब उसने आखिरकार इस बाधा को पार कर लिया था। अपने निवास पर वापस आकर गोपाल ने रक्त दानव गोली की औषधीय शक्ति को निखारने के लिए खुद को एकांतवास में डाल दिया। अब उसे अपनी शक्ति को सख्त रूप से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी, ताकि आने वाले दिनों में उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके। दाव संघ के भीतर रक्त दानव अखाड़े का जासूस होना कोई आसान काम नहीं था। एक भी गलत कदम पूरी तरह से बर्बादी का कारण बन सकता था। केवल अधिक शक्ति के साथ ही उसके पास जीवित रहने का बेहतर मौका होगा। जगन की मृत्यु की खबर तेजी से पूरे दाव संघ में फैल गई। खबर मिलने पर विराट भी हैरान रह गया। हालांकि वह जगन को नहीं जानता था और उसे कभी नहीं मिला था, लेकिन वह 10 महान दाव पुत्रों में से एक जगन के बारे में काफी कुछ जानता था। तार्किक रूप से कहा जाए तो जगन की शक्ति के साथ दिव्य विकास लोक से नीचे बहुत से ऐसे योद्धा नहीं थे जो उसे मार सकें। अब महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल की घेराबंदी के तहत रक्त दानव अखाड़े की शक्ति काफी कम हो गई थी। इसके 3 संरक्षकों में से 2 जा चुके थे। केवल महासंरक्षक मिहिर ही किसी तरह जीवित बचा था। दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 12 एल्डरों में से 9 भी खो चुके थे। केवल 3 बचे थे। जहां तक दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं की बात है तो नुकसान अनगिनत थे। रक्त दानव अखाड़े की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वास्तव में बहुत से लोग जगन को मारने में सक्षम नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त दानव अखाड़े के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ने महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के जासूसों को धोखा देकर गुप्त रूप से जगन को मार डाला? यह सोचते हुए विराट ने तुरंत जांच के लिए काल रात्रि शिविर के खुफिया नेटवर्क को जुटाया। कुछ जांच के बाद विराट को जवाब मिला कि गोपाल और जगन के मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर वास्तव में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि उस लड़ाई में कोई भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शामिल नहीं था। यह उत्तर मिलने पर विराट फिर से गहरे विचार में पड़ गया। यदि जगन को मारने वाला कोई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं था तो फिर जिम्मेदार कौन था? विराट ने काल रात्रि शिविर के जांच परिणामों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की आभा को छिपाया नहीं जा सकता था। यहां तक कि उसने जो छिपाने वाले ताबीज बनाए थे वे भी केवल तब तक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की साधना आभा को छिपा सकते थे जब तक वे लड़ नहीं रहे थे। लेकिन एक बार जब कोई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ युद्ध में शामिल हो जाता तो उसकी साधना आभा तुरंत प्रकट हो जाती। चूंकि काल रात्रि शिविर की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि लड़ाई में कोई भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शामिल नहीं था, इसका मतलब है कि जगन पर हमला करने वाले दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि उस स्तर से नीचे के योद्धा थे। रक्त दानव अखाड़े के भीतर उन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के अलावा और किसके पास इतनी भयानक शक्ति है? क्या यह जालिम सिंह हो सकता है, या शायद कई रक्त सेवकों ने एक साथ काम किया? यदि जालिम सिंह जीवित होता तो वास्तव में इसे प्राप्त करना संभव हो सकता था। विराट ने व्यक्तिगत रूप से जालिम सिंह की शक्ति देखी थी।
थोड़ी देर विचार करने के बाद विराट ने तुरंत अपनी सहयोगी शिखा को आदेश दिया कि काल रात्रि शिविर पूरे मध्य महाद्वीप में गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करे और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना उसे तुरंत दे। विराट ने महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रक्तदानव अखाड़े के बचे हुए दिव्य विकास लोक एल्डरों की तलाश तेज करने का भी निर्देश दिया। एक बार जब रक्तदानव अखाड़े के बचे हुए दिव्य विकास लोक एल्डर मारे जाएंगे तो रक्तदानव अखाड़ा अनिवार्य रूप से अपंग हो जाएगा और कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में असमर्थ होगा। इसके अलावा विराट ने आदेश दिया कि महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक से नीचे के सभी योद्धा जो रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को खत्म करने के अभियान में भाग ले रहे हैं उन्हें समूहों में यात्रा करनी चाहिए, अकेले नहीं। ये आदेश जारी करने के बाद विराट ने दाव संघ के प्रमुख आचार्य शांतनु के साथ भी अपनी चिंताओं को साझा किया और उनसे दाव संघ के योद्धाओं को सतर्क रहने और लापरवाह न होने की याद दिलाने के लिए कहा ताकि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। विराट के निर्देश प्राप्त करने पर महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने मध्य महाद्वीप में अधिक गहनता से गश्त करना शुरू कर दिया, जो रक्तदानव अखाड़े के उन कुछ दिव्य विकास लोक एल्डरों की तलाश कर रहे थे जो छिप गए थे। दुर्भाग्य से मध्य महाद्वीप बहुत विशाल था और रक्तदानव अखाड़े के दिव्य विकास लोक एल्डर छिपे रहे, जिससे उन्हें ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। वे योद्धा जो दिव्य विकास लोक से नीचे थे उन्होंने विराट की चेतावनी को खारिज कर दिया। ये मानते हुए कि रक्तदानव अखाड़ा अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और ज्यादा परेशानी पैदा करने में असमर्थ है, उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में नहीं माना। लेकिन उन्होंने विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया, अकेले के बजाय समूहों में यात्रा की। विराट के पास महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के भीतर सर्वोच्च अधिकार था और किसी ने भी उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नलिनी, लिनव्यू और माया जैसी हस्तियां अक्सर विराट के साथ बहस करती थीं, लेकिन वे भी उसके औपचारिक आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करती थीं। समूह में यात्रा करने वाले योद्धाओं की बड़ी संख्या ने महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के टोही प्रयासों को धीमा कर दिया, जिससे रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों का उन्मूलन बाधित हुआ। हालांकि विराट की पद्धति ने दोनों संप्रदायों के योद्धाओं की सुरक्षा को यथासंभव सुनिश्चित किया। मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी जंगल में एक भयंकर लड़ाई के बाद आरोहण लोक के 1 दर्जन से अधिक रक्तदानव अखाड़े के योद्धा पूरी तरह से नष्ट हो गए। पिताजी, इस बार हमने जो युद्ध गुण अर्जित किए हैं और जिन संसाधनों का हमने आदान प्रदान किया है वे आपकी साधना को उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। ललित ने अपने पिता लोकेश से खुशी से कहा जब वह युद्ध के मैदान की सफाई कर रहा था और रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं के शवों को अपने स्थानिक जादुई खजाने में संग्रहित कर रहा था। जब से दाव संघ के नेता और संप्रदाय के योद्धा रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को मिटाने के अभियान में शामिल हुए थे, लोकेश ने भी वरुण महल के बचे हुए योद्धाओं को अभियान में शामिल होने का आदेश दिया था ताकि वे रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को खत्म कर सकें और अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए महाकाल संप्रदाय में विभिन्न अद्भुत खेती संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए युद्ध गुण अर्जित कर सकें। हालांकि वरुण महल और महाकाल संप्रदाय कट्टर दुश्मन थे, लेकिन इसने वरुण महल को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए महाकाल संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग करने से नहीं रोका। इसके अलावा अब तक लोकेश ने विराट और महाकाल संप्रदाय से बदला लेने का विचार बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि विराट और महाकाल संप्रदाय अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। यहाँ तक कि दाव संघ के नेता, संप्रदाय और रक्तदानव अखाड़े जैसी शक्तिशाली ताकतें भी विराट और महाकाल संप्रदाय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके छोटे मुश्किल से जीवित बचे वरुण महल की तो बात ही छोड़िए। अब जब विराट और महाकाल संप्रदाय उनके वरुण महल के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे हैं तो लोकेश पहले से ही आभारी हैं। वह बदले का कोई विचार मन में लाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब उसका एकमात्र ध्यान आत्मसंरक्षण और अपनी ताकत को बेहतर बनाने पर है। वह वरुण महल के पुनर्निर्माण पर विचार करने की भी हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि उसके कार्यों से महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल क्रोधित हो सकते हैं, जिससे उस पर विपत्ति आ सकती है। महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल की वर्तमान शक्ति के साथ उनके टूटते हुए वरुण महल को कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। वास्तव में लोकेश की चिंताएं पूरी तरह से निराधार हैं। विराट की वर्तमान ताकत के साथ वह एक छोटे से वरुण महल को प्रतिद्वंद्वी क्यों मानेगा? विराट ने व्यावहारिक रूप से वरुण महल के अस्तित्व को भुला दिया है, इसके साथ मुसीबत मोल लेना तो दूर की बात है। जब तक वरुण महल सक्रिय रूप से विराट को उकसाकर मौत को दावत नहीं देता, वह उन्हें परेशान नहीं करेगा। विराट और महाकाल संप्रदाय की वर्तमान ताकत को देखते हुए वरुण महल द्वारा उत्पन्न खतरा नगण्य है। विराट और महाकाल संप्रदाय के पास उनके साथ परेशान होने का समय या झुकाव क्यों होगा? न केवल विराट और महाकाल संप्रदाय बल्कि दिव्य पवन महल भी अब वरुण महल को खतरा नहीं मानता है। हालांकि दिव्य पवन महल और वरुण महल का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन जब से दिव्य पवन महल ने वरुण महल के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, हिसाब बराबर हो गया है और दिव्य पवन महल अब वरुण महल के लिए मुसीबत पैदा करने की परवाह नहीं करता है। इसलिए लोकेश की चिंताएं और सरोकार पूरी तरह से निराधार थे। हाँ, हमने इस बार काफी रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को मार डाला, इसलिए हमें बहुत सारे साधना संसाधनों के बदले में काफी कुछ मिलना चाहिए। लोकेश ने यह सुनकर खुशी से सिर हिलाया। हालांकि आप इन साधना संसाधनों का पहले उपयोग कर सकते हैं ताकि हम आपको जल्द से जल्द अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में मदद कर सकें। पिता और पुत्र ने कई वर्षों तक साथ काम किया था, कई रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को मार डाला और काफी युद्ध गुण जमा किए। महाकाल संप्रदाय रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को मारने के लिए अपने पुरस्कारों में बेहद उदार था, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण मात्रा में साधना संसाधनों का आदान प्रदान करने की अनुमति मिली। इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों की मदद से लोकेश और ललित दोनों की साधना के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। ललित पहले ही आरोहण लोक के शिखर पर पहुंच गया था, जबकि लोकेश के पास दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 500 विशेषज्ञों के बराबर शक्ति थी। यदि वह इन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधनों को प्राप्त करना जारी रख सकता था, तो लोकेश को विश्वास था कि एक दिन उसके पास दिव्य योद्धा सूची में शीर्ष 10 में शामिल होने की शक्ति होगी। यहाँ तक कि सच्चे दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना भी असंभव नहीं होगा। उस बिंदु पर वरुण महल का पुनर्निर्माण किया जाए या नहीं, यह अप्रासंगिक होगा, क्योंकि एक बार जब वह सच्चे दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेता तो उसकी शक्ति वरुण महल के संस्थापक पूर्वज से भी अधिक हो जाती। उस स्थिति में वह वरुण महल के पुनर्निर्माण पर इतना ध्यान क्यों देगा? वह आसानी से अपना खुद का संप्रदाय स्थापित कर सकता था। लोकेश के पास भविष्य के लिए अनंत आशा थी। जब पिता और पुत्र खुशी खुशी युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे और रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं के शवों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, हे ऐसा लगता है कि आप दोनों पिता और पुत्र पहले ही सब कुछ भूल चुके हैं जो विराट और महाकाल संप्रदाय ने आपके वरुण महल के साथ किया। उस अपमान और दुखद भाग्य को भूल गए जो आपके वरुण महल ने सहा। यह आवाज कोमल और मधुर, इसमें अनंत आकर्षण था जो सुनने पर किसी को भी कमजोर और मदहोश कर देता था, आत्मा को मोहित कर लेता था। कौन? इस आवाज को सुनकर लोकेश को अचानक खतरा महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज के स्रोत की ओर अपना सिर घुमाया और तीखे स्वर में चिल्लाया, यह व्यक्ति उसके पास कब आया? उसने पहले ध्यान भी नहीं दिया था। आश्चर्यजनक शक्ति वास्तव में भयानक थी। जब लोकेश ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि एक कम कपड़ों वाली लाल वस्त्र पहने महिला, जिसका चेहरा नकाब से ढका था, धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रही थी। इस लाल वस्त्रधारी स्त्री का शरीर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। हालांकि उसका चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से से पता चलता था कि वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी। लाल वस्त्रधारी स्त्री के पीछे 12 रक्त वस्त्र पहने योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक एक अथाह आभा बिखेर रहा था। दाव संघ मुख्यालय एक पर्वत शिखर के ऊपर एक भव्य हॉल के अंदर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ उठी और हॉल से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अंदर गोपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपनी उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। 1 महीने से अधिक के एकांतवास के बाद उसने आखिरकार रक्तदानव गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, जिससे उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई और उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया। हालांकि जब उसने रक्तदानव गोली के भीतर के अविश्वसनीय रूप से अजीब जहर के बारे में सोचा तो गोपाल की खुशी जल्दी ही गायब हो गई। जबकि रक्तदानव गोली ने उसकी साधना को बहुत बढ़ा दिया था। इसने उसकी स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे उसका जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथों में चला गया था।
मूल रूप से रक्तदानव गोली के बिना भी यदि वह युद्ध गुण अर्जित करने की अपनी मूल गति से जारी रहता तो उसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब हालांकि उसने समय से पहले सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन जो कीमत उसने चुकाई वह कहीं अधिक थी। यदि उसके पास कोई विकल्प होता तो वह दांव संघ को कभी नहीं छोड़ता और इस शापित मिशन में कभी भाग नहीं लेता। भले ही उसकी साधना की गति धीमी होती, लेकिन यह दूसरों द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करने से बेहतर होता। अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद गोपाल दांव संघ मुख्यालय छोड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दायरे को स्थिर करने के लिए अपने निवास पर एकांत में साधना करना जारी रखा। पहाड़ों और जंगलों में ललित ने लाल वस्त्रधारी स्त्री और रक्त वस्त्रधारी योद्धाओं को गायब होते देखा। काफी देर बाद वह लोकेश की ओर मुड़ा और बोला, पिताजी, क्या हमें वास्तव में रक्तदानव अखाड़े पर निर्भर रहना होगा और अब से उनकी सेवा करनी होगी? हमारे पास और क्या विकल्प है? हम पहले ही रक्तदानव गोली ले चुके हैं। अगर हम जीना चाहते हैं तो हम केवल रक्तदानव अखाड़े की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। लोकेश ने बेबसी से कहा। अगर यह पहले की बात होती तो लोकेश रक्तदानव अखाड़े पर भरोसा करने के लिए कुछ हद तक तैयार हो सकता था। आखिरकार रक्तदानव अखाड़े जैसा शक्तिशाली समर्थक होने से उसे विराट और महाकाल संप्रदाय से निपटने का बेहतर मौका मिलता। हालांकि विराट और महाकाल संप्रदाय अब उस स्तर तक बढ़ गए हैं जहां वह पहुंच नहीं सकता। उसने बहुत पहले ही उनसे बदला लेने के किसी भी विचार को छोड़ दिया है। इसके अलावा रक्तदानव अखाड़े को महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल द्वारा बुरी तरह से हराया गया है और वह अव्यवस्था में भाग रहा है। यह सोचना कि रक्तदानव अखाड़े का उपयोग विराट और महाकाल संप्रदाय के खिलाफ किया जा सकता है बस एक मजाक है। यदि उसके पास कोई विकल्प होता तो वह कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेता। लेकिन अफसोस, लाल वस्त्रधारी स्त्री बहुत शक्तिशाली है। उसके पास उसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। जीवित रहने के लिए उसके पास लाल वस्त्रधारी स्त्री के आदेशों का पालन करने, रक्तदानव अखाड़े और उसकी सेवा करने और जासूस के रूप में दांव संघ में घुसपैठ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्राचीन बंजर महाद्वीप पर एक धारा में विराट के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। विशाल प्रभाव ने भारी धारा के पानी को हजारों फीट आकाश में उछाल दिया। विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। वह धारा से बाहर कूदा, उसकी सतह के ऊपर मंडराता रहा। अपने भौतिक शरीर में हुए विशाल परिवर्तन को महसूस करते हुए विराट की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। अभी अभी उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर पूर्णता के 10वें स्तर तक पहुंच गया था। उसके शरीर की वर्तमान ताकत के साथ यह पहले से ही एक आदिम जादुई खजाने के अनंत रूप से करीब था। अब भले ही वह स्थिर खड़ा रहे, दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं के लिए उसे जरा भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। यदि वह एक निम्न श्रेणी का आदिम रक्षात्मक चोला पहन लेता तो सामान्य प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए भी उसकी सुरक्षा को भेदना और उसके जीवन को खतरे में डालना मुश्किल होता। सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 10वें स्तर को तोड़ने के बाद विराट की समग्र शक्ति हालांकि दिव्य विकास लोक से नीचे अजेय नहीं थी, निश्चित रूप से उसे लगभग अजेय बनाने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि सामान्य प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के खिलाफ भी विराट को भरोसा था कि वह एक लड़ाई लड़ सकता है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को टक्कर देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन सामान्य प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के खिलाफ उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक थी। सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 10वें स्तर को प्राप्त करने के बाद विराट प्राचीन बंजर महाद्वीप पर नहीं रुका। उसने एक धारा में एक बड़ी मछली पकड़ी, उसे बाहर ले गया और अनंत अराजकता टावर के दूसरे स्तर पर लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग किया। अब विराट अभी भी मुख्य रूप से साधना पर ध्यान केंद्रित करता है। कभी कभी मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करता है ताकि रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों के शुद्धिकरण की प्रगति का निरीक्षण किया जा सके। रक्तदानव अखाड़ा अब काफी हद तक महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल से भयभीत है। इसके अधिकांश योद्धा छिप गए हैं। हालांकि महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धा पूरे मध्य महाद्वीप में रक्तदानव अखाड़े के सदस्यों की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन उनके प्रयासों का बहुत कम परिणाम मिला है। दूसरी ओर दांव संघ को रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों के अपने हालिया शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा इन दांव संघ योद्धाओं में युद्ध समर्थक गुट के कई कुलीन सदस्य शामिल हैं। ये कुलीन शिष्य दिव्य योद्धा सूची में भी उच्च स्थान पर थे। यह जानने पर विराट के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि रक्तदानव अखाड़े के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति छिपा हुआ था। इस प्रतिद्वंद्वी की हरकतें मायावी और अप्रत्याशित थीं। यहां तक कि महाकाल संप्रदाय का कालरात्रि शिविर भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति के पास अपनी साधना आभा को छिपाने के कुछ साधन भी थे। हालांकि यह व्यक्ति एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसने जो शक्ति प्रदर्शित की थी उसे देखते हुए उसकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से एक वास्तविक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से कम नहीं थी। इसके अलावा उसके मायावी ठिकाने और अप्रत्याशित तरीकों के कारण उसका खतरा स्तर एक साधारण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक था। यह व्यक्ति वास्तव में कौन था? उसने रक्तदानव अखाड़े में ऐसी हस्ती के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था? प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने पर विराट गहरे विचार में पड़ गया। शुरुआत में उसे संदेह था कि वह व्यक्ति जालिम सिंह हो सकता है जो मरा नहीं था और परेशानी पैदा करना जारी रखे हुए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका पिछला अनुमान स्पष्ट रूप से गलत था। विराट ने कई बार जालिम सिंह से निपटा था और वह जालिम सिंह के तरीकों से बहुत परिचित था। हालांकि जालिम सिंह भी चालाक और क्रूर था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति से बहुत हीन था। इसके अलावा शक्ति के मामले में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जालिम सिंह की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। रक्तदानव अखाड़ा उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय प्रतीत होता था। यह सोचकर विराट अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। विराट ने इस रहस्यमय व्यक्ति को खोजने की कोशिश में आधा साल बिता दिया था। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति का पता बहुत मायावी था। जब विराट व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने गया तो वह व्यक्ति हवा में गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया, जिससे विराट असहाय हो गया। यह आदमी उसे अच्छी तरह जानता था। विराट ने उसे बाहर निकालने के लिए एक जाल बिछाने पर विचार किया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी योजना को पहले ही भांप लिया था और वह इसमें नहीं फंसा। इसके अलावा दूसरे पक्ष की खुफिया क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह दांव संघ और महाकाल संप्रदाय की कुछ कार्रवाइयों का पहले से ही अनुमान लगा सकता था और उनका पता लगा सकता था। ऐसे परेशानी भरे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए विराट को सिर दर्द महसूस होने लगा। सफलता के बिना आधा साल खोजने के बाद विराट अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए केवल दक्षिणी महाद्वीप लौट सकता था। हालांकि विराट ने इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया। उसने शिखा के काल रात्रि शिविर के विस्तार में भारी रकम और संसाधन डालना जारी रखा, जिससे मध्य महाद्वीप में इसके खुफिया नेटवर्क के निर्माण में तेजी आई। विराट का मानना था कि एक बार मध्य महाद्वीप में काल रात्रि शिविर का खुफिया नेटवर्क पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद इस क्षेत्र पर उसी तरह का खुफिया नियंत्रण मिल जाएगा जैसा कि महाकाल संप्रदाय के क्षेत्र में था, तो सबसे मायावी आंदोलनों को भी काल रात्रि शिविर की नजर से बचना मुश्किल होगा। उस बिंदु पर उसे अब इस व्यक्ति को खोजने के लिए इतना प्रयास और विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा एक बार काल रात्रि शिविर का खुफिया नेटवर्क पूरी तरह से स्थापित हो जाने के बाद रक्तदानव अखाड़े के पास मध्य महाद्वीप में छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वह समय मध्य महाद्वीप से रक्तदानव अखाड़े को पूरी तरह से खत्म करने का होगा। पलक झपकते ही 6 महीने और बीत गए। विराट ने अनंत अराजकता टावर के दूसरे स्तर को छोड़ दिया। राजस्व मंत्रालय से 100 अरब जिन नागदंत चावल वापस ले लिया और अपने साथी शार्दुल के साथ गुलशन के साथ व्यापार करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में 13वीं मोहर पर प्रवेश किया। लेन देन पूरा होने के बाद विराट जाने ही वाला था कि गुलशन ने अचानक उसे वापस बुला लिया। भाई गुलशन, क्या कुछ और बात है? विराट ने जिज्ञासा से पूछा। खैर भाई विराट, 3 एल्डरों ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है कि क्या आप अपने संप्रदाय की कुछ प्राचीन अमृत मदिरा हमारे शून्य समाधि महाद्वीप को बेच सकते हैं? गुलशन ने हिचकिचाते हुए पूछा। दरअसल गुलशन इस काम को करने के लिए उत्सुक नहीं था। उसे लगा कि विराट ने उनके शून्य समाधि महाद्वीप को पहले ही पर्याप्त मदद प्रदान की है। विराट से ये मांगे जारी रखने से अनिवार्य रूप से शून्य समाधि महाद्वीप लालची और अतृप्त प्रतीत होगा। हालांकि यद्यपि गुलशन अनिच्छुक था, लेकिन पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य की खातिर उसने अपने स्वाभिमान को निगल लिया और विराट के सामने यह मामला उठाया।
गुलशन की बातें सुनकर विराट हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुलशन ऐसा अनुरोध करेगा। एक पल के लिए झिझकने के बाद विराट ने अंततः अस्वीकार कर दिया। भाई गुलशन, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन हमारे संप्रदाय में प्राचीन अमृत मदिरा का उत्पादन अभी सीमित है और हम इसे फिलहाल आपको नहीं बेच सकते। कृपया मुझे क्षमा करें। हालांकि गुरु कावेरी के सुधारों ने प्राचीन अमृत मदिरा के पकने के समय को प्रति बैच 3 महीने तक कम कर दिया था, फिर भी वार्षिक उत्पादन केवल 4 बैच था। महाकाल संप्रदाय की वर्तमान मांग को देखते हुए प्राचीन अमृत मदिरा संप्रदाय के भीतर पहले से ही कम आपूर्ति में थी। बिक्री के लिए तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि दांव संघ के साथ भी विराट केवल सीमित मात्रा में ही बेचता था। वह इसे शून्य समाधि महाद्वीप को कैसे बेच सकता था? उसने शीतल को प्राचीन अमृत मदिरा का एक लौकी पात्र इसलिए बेचा था क्योंकि उसने देखा था कि शीतल एक सफलता की कगार पर थी और वह उसकी मदद करना चाहता था। जहां तक नाग दंत चावल की तरह नियमित आधार पर शून्य समाधि महाद्वीप के साथ प्राचीन अमृत मदिरा के व्यापार की बात है, विराट की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूंकि भाई विराट के लिए यह असुविधाजनक है तो इसे भूल जाइए। विराट की बातें सुनकर गुलशन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा। वह पहले से ही विराट से यह अनुरोध करने के लिए दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से विराट को प्राचीन अमृत मदिरा बेचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसलिए विराट की बातें सुनने पर गुलशन ने तुरंत अपनी स्थिति बताई। यह देखकर विराट मुस्कुराया और बोला, अभी क्योंकि हमारे संप्रदाय में प्राचीन अमृत मदिरा का उत्पादन अभी भी सीमित है, इसलिए इसे भाई गुलशन को फिलहाल बेचना सुविधाजनक नहीं है। भविष्य में यदि हमारे संप्रदाय में प्राचीन अमृत मदिरा का उत्पादन बढ़ता है तो मैं निश्चित रूप से भाई गुलशन को तुरंत सूचित करूंगा। वह गुलशन के रवैये से काफी संतुष्ट था। उसने और गुलशन ने जितने भी लेन देन किए थे उन्होंने हमेशा आपसी सम्मान के आधार पर व्यवसाय किया था, कभी भी एक दूसरे को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। यही कारण था कि विराट को लगा कि गुलशन दोस्ती करने लायक व्यक्ति है। उस स्थिति में मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देता हूं, भाई विराट। गुलशन ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विराट को गहरा नमन किया। हालांकि विराट ने अभी तक उसे प्राचीन अमृत मदिरा बेचने के लिए सहमति नहीं दी थी, लेकिन वह विराट के रवैये के लिए बेहद आभारी था। विराट के साथ इतने लंबे समय तक व्यवहार करने के बाद वह जानता था कि विराट अपनी जुबान का पक्का आदमी है। एक बार जब उसने किसी चीज का वादा किया तो वह लगभग हमेशा उसे पूरा करता था। भाई गुलशन, आप बहुत दयालु हैं। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट ने जल्दी से गुलशन को ऊपर उठाया। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने विदा ली। विराट अपने द्वारा प्राप्त की गई जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और जन्मजात जादुई खजानों को लेकर शार्दुल पर सवार होकर 13वीं मोहर से बाहर निकला, जिकिंग संप्रदाय के खंडारों में पहुंचा और अंतरायामी टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। अब उसने शून्य समाधि महाद्वीप पर जुआन और हुआंग स्तर की मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा और राक्षसी कलाकृतियों को पूरी तरह से साफ कर दिया है। इसलिए गुलशन के साथ लेन देन पूरा करने के बाद वह अब शून्य समाधि महाद्वीप पर नहीं रुका, बल्कि तुरंत चला गया और दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। विराट के जाने के बाद गुलशन ने भी अपने प्राप्त किए गए 100 अरब जिन नागदंत चावल को लिया और स्वर्ग स्तरीय मोहर को रिपोर्ट करने के लिए 13वीं मोहर छोड़ दी। जब गुलशन स्वर्ग स्तरीय मोहर पर पहुंचा तो फणिधर ने जल्दी से पूछा, कैसा रहा गुलशन? क्या भाई विराट हमें प्राचीन अमृत मदिरा बेचने के लिए सहमत हुए? हालांकि फणिधर ने शुरू में शीतल को इस मामले पर विराट के साथ बातचीत करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने देखा कि शीतल कुछ हद तक अनिच्छुक लग रही थी और शीतल अब आखिरकार अर्धचरण महाविपत्ति लोक की शीर्ष विशेषज्ञ थी, शून्य समाधि महाद्वीप की चौथी सर्वोच्च एल्डर। शीतल को अपनी सुंदरता का त्याग करने के लिए कहना, ऐसा काम करना वास्तव में थोड़ा अनुचित था। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद फणिधर ने पहले गुलशन से विराट के इरादों को जानने का फैसला किया। फणिधर के सवाल को सुनकर गुलशन ने तुरंत विराट की बातों को उन तीनों को बताया। गुलशन की बात सुनने के बाद फणिधर, क्षितिज और लखन ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। अफसोस, ऐसा लगता है कि भाई विराट वास्तव में एल्डर शीतल में रुचि रखते हैं। काफी देर बाद फणिधर ने धीरे से आह भरी। फणिधर की बातें सुनकर गुलशन हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा, एल्डर फणिधर, आपका मतलब क्या है? गुलशन, भाई विराट एल्डर शीतल को प्राचीन अमृत मदिरा बेचने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें नहीं। क्या तुम इसके पीछे का मतलब नहीं समझते? स्पष्ट रूप से भाई विराट एल्डर शीतल को पसंद करते हैं। लखन ने भी आह भरी। यदि विराट ने किसी अन्य सुंदरी को पसंद किया होता तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक उपपत्नी के रूप में उसे दे देते। शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य और भाग्य की तुलना में कुछ सुंदरियां बिल्कुल महत्वहीन है, लेकिन विराट ने शीतल को पसंद किया है, जो उनके बराबर की एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ है, जो उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल देती है। यह असंभव है। भाई विराट निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं है। लखन के शब्दों को सुनकर गुलशन ने तुरंत आपत्ति जताई। भाई विराट जैसा एक शूरवीर और धर्मी युवा नायक ऐसा काम कैसे कर सकता है? गुलशन, लखन ने कहा, जबकि भाई विराट वास्तव में सम्मान के योग्य एक शूरवीर और धर्मी युवा नायक है, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि वह अभी भी युवा है। इस उम्र में युवा जोश से भरे होने के कारण यह अपरिहार्य है कि उनके मन में सुंदरता के प्रति कुछ भावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा एल्डर शीतल आखिरकार हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्डर शीतल को देखकर भाई विराट उनकी ओर आकर्षित हो गए। लखन की बातें सुनकर गुलशन चुप हो गया। हालांकि उसे लगा कि विराट अपने व्यक्तित्व को देखते हुए शीतल की सुंदरता के लिए इतना लालायित नहीं होगा, लेकिन लखन की बातों में वास्तव में कुछ दम था। शीतल यकीनन उनके शून्य समाधि महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला थी और सच कहूं तो शून्य समाधि महाद्वीप का कौन सा पुरुष उसकी अद्वितीय सुंदरता से मोहित नहीं हुआ था। हालांकि शीतल पुरुषों के प्रति अलग और उदासीन थी और उसकी भयानक शक्ति के साथ इसका मतलब यह था कि भले ही कई लोग उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित थे, लेकिन किसी ने भी उसकी उपस्थिति में इसे खुले तौर पर व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। जबकि गुलशन विराट के चरित्र की बहुत प्रशंसा करता था, वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि विराट शीतल की सुंदरता से प्रभावित नहीं होगा। जैसे ही गुलशन चुप रहा, स्वर्गीय मोहर के ऊपर का स्थान अचानक खुल गया और शीतल का दिव्य ज्ञान अवतार स्थानिक दरार से उभरा। एल्डर शीतल। शीतल के दिव्य ज्ञान अवतार को प्रकट होते देख गुलशन ने जल्दी से उसे नमन किया। शीतल ने बदले में सिर हिलाया, फिर गुलशन की ओर देखा और पूछा, गुलशन, युवा मास्टर विराट के साथ तुम्हारी बातचीत कैसे रही? अर्धचरण महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने और शून्य समाधि महाद्वीप की चौथी सर्वोच्च एल्डर बनने के बाद से शीतल ने शून्य समाधि महाद्वीप के सभी रहस्यों को समझने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। इसलिए अब वह गुलशन और विराट के बीच लेन देन की पूरी कहानी समझ गई थी। फणिधर ने गुलशन को प्राचीन अमृत मदिरा खरीदने के लिए विराट के साथ बातचीत करने की योजना उससे नहीं छिपाई थी। शीतल भी इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थी। आखिरकार प्राचीन अमृत मदिरा एक साधना खजाना उनके शून्य समाधि महाद्वीप के लिए असाधारण महत्व का था। यदि उनका शून्य समाधि महाद्वीप बड़ी मात्रा में प्राचीन अमृत मदिरा प्राप्त कर सकता है तो यह न केवल उनके दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के अगले दायरे में प्रवेश करने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देगा, बल्कि यह क्षितिज और लखन के महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने की संभावनाओं को भी बहुत बढ़ा सकता है। यह मामला पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य और भाग्य से संबंधित कहा जा सकता है, और अब जब वह शून्य समाधि महाद्वीप की चौथी सर्वोच्च एल्डर थी तो वह इस मामले की परवाह कैसे नहीं कर सकती थी? यह शीतल के सवाल को सुनकर गुलशन एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने फिर भी शीतल को विराट के साथ अपनी बातचीत के बारे में सच्चाई बता दी। गुलशन का वृत्तांत सुनने के बाद शीतल कुछ देर के लिए चुप हो गई। काफी देर रुकने के बाद शीतल अंततः बोली, गुलशन, मैं युवा मास्टर विराट के साथ अगले लेन देन को संभालूंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर उनसे चर्चा करूंगी। एल्डर शीतल, आपको खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप ने पहले ही जीवन मरण के संकट का सामना किया है। हमारे पास प्राचीन अमृत मदिरा है या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल की बातें सुनकर लखन बोले बिना नहीं रह सका। एल्डर लखन, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं करने के लिए खुद को मजबूर कर रही हूं। मैं वास्तव में युवा मास्टर विराट की काफी प्रशंसा करती हूं। शीतल ने अपना हाथ हिलाया और कहा। यह सुनकर लखन ने उसे और मनाने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो अगर शीतल वास्तव में विराट को पसंद करती तो वह वास्तव में इसे होते हुए देखकर काफी खुश होता। आखिरकार विराट के पास बड़ी मात्रा में अद्भुत संसाधन थे।
यदि शून्य समाधि महाद्वीप को विराट के साथ विवाह गठबंधन बनाना था तो यह निस्संदेह दोनों के बीच संबंध को मजबूत करेगा। इस तरह शून्य समाधि महाद्वीप को भविष्य के साधना संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम यह गारंटी दी जा सकती है कि शून्य समाधि महाद्वीप और विराट के बीच व्यापार जारी रह सकता है। इसके अलावा विराट असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और सुंदर है, एक होनहार युवा नायक है। शीतल और विराट के बीच शादी कोई बुरा सौदा नहीं होगा। परिणाम जानने के बाद शीतल स्वर्ग स्तरीय मोहर पर अधिक समय तक नहीं रुकी। उसने फणिधर, क्षितिज और लखन को विदाई दी और उसका दिव्य ज्ञान अवतार स्थान को चीरते हुए पृथ्वी स्तरीय 7वीं मोहर पर लौट आया। शीतल के जाने के बाद फणिधर ने गुलशन की ओर देखा और कहा, गुलशन, चूंकि एल्डर शीतल व्यक्तिगत रूप से इस मामले की प्रभारी हैं, इसलिए तुम्हें युवा मास्टर विराट के साथ अगले व्यापार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब से बस यहीं रहो और शांति से साधना करो। यदि तुम्हारे पास साधना के बारे में कोई प्रश्न है तो तुम हम तीनों में से किसी से भी कभी भी पूछ सकते हो। गुलशन ने शून्य समाधि महाद्वीप में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह ठीक गुलशन और विराट के बीच व्यापार के कारण था कि पूरा शून्य समाधि महाद्वीप बच गया था। फणिधर स्वाभाविक रूप से ऐसे मेधावी योगदानकर्ता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। उसने यह प्रस्ताव करने की भी योजना बनाई कि गुलशन शून्य समाधि महाद्वीप का 5वां सर्वोच्च एल्डर बन जाए, उन चारों के साथ समान स्तर पर। एक बार जब गुलशन दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लेता, यह क्या यहाँ मेरी साधना तीनों एल्डरों को परेशान करेगी? यह सुनकर गुलशन हिचकिचाया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। जल्द से जल्द दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने का प्रयास करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। फणिधर ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। गुलशन सीधा साधा था। अगर यह उसे यहाँ खेती करने और उसकी खेती का मार्गदर्शन करने के लिए सिर्फ मुआवजा था तो उसके व्यक्तित्व को देखते हुए गुलशन निश्चित रूप से मना कर देगा। लेकिन अगर यह गुलशन को और अधिक महत्वपूर्ण कार्य देने के बारे में था तो गुलशन मना नहीं करेगा। यकीनन फणिधर की बातें सुनकर गुलशन ने फिर से मना नहीं किया, बल्कि गंभीरता से कहा, गुलशन एल्डर फणिधर के आदेशों का पालन करेगा। मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में कहीं एक पहाड़ी जंगल में हेमंत और एक दर्जन या उससे अधिक दाव संघ शिष्य उड़ रहे थे। इन सभी शिष्यों में कम से कम आरोहण लोक के शिखर पर होने की शक्ति थी और उनमें से आधे अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा भी थे। चूंकि जगन की मृत्यु और दाव संघ शिष्यों के बाद के नुकसान के बाद आचार्य शांतनु ने एक आदेश जारी किया था कि केवल आरोहण लोक के शिखर या उससे ऊपर के योद्धा ही रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को मिटाने के अभियान में भाग ले सकते हैं। आरोहण लोक के शिखर से नीचे के योद्धाओं को भाग लेने से सख्त मना किया गया था। इसके अलावा इस अभियान में भाग लेने वाले शिष्यों को समूहों में यात्रा करनी थी और अकेले कार्य करने से बिल्कुल मना किया गया था। हेमंत ने मूल रूप से अकेले यात्रा करने का इरादा किया था, लेकिन नए आदेश प्राप्त करने के बाद उसके पास अन्य शिष्यों के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेमंत ने वैदेही, जतिन, भैरवी और अन्य लोगों के साथ यात्रा करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय युद्ध समर्थक गुट के अन्य शिष्यों के साथ यात्रा करना चुना। जब से दाव संघ और महाकाल संप्रदाय ने दानव वंश पर अपना पूरा हमला शुरू किया, वह और वैदेही और अन्य धीरे धीरे अलग हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उसके मन में वैदेही, बलराम, जतिन या अन्य लोगों के प्रति कोई दुर्भावना थी, न ही वह उनके प्रति कोई नाराजगी रखता था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसकी शक्ति अब उनकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती थी। शुरुआत में वह उनके साथ लड़ा था, लेकिन वैदेही, बलराम, जतिन और भैरवी युद्ध में बहुत ही भयानक थे। उनके साथ लड़ने के लिए ताकत की कमी के कारण उसे बार बार विकट परिस्थितियों में रखा गया। केवल वैदेही और जतिन के हताश बचाव की बदौलत वह खतरे से बच गया। ऐसी कई घटनाओं का अनुभव करने के बाद हेमंत ने उदासी से वैदेही, बलराम और जतिन की टीम छोड़ दी। वह उन्हें अब और पीछे नहीं रखना चाहता था। जबकि वैदेही और अन्य लोग उसके रहने के लिए उससे नाराज नहीं होंगे, लेकिन वह अपने कार्यों के कारण उन्हें फंसाना या उनकी लड़ाई में बाधा नहीं डालना चाहता था। वैदेही की टीम छोड़ने के बाद हेमंत ने शायद ही कभी उनके साथ लड़ाई की। इस बार रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को मिटाने के अभियान में हेमंत स्वाभाविक रूप से वैदेही और अन्य लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए नहीं खोजेगा। सबसे पहले उसने लंबे समय से वैदेही और अन्य लोगों के साथ लड़ाई नहीं की थी और अचानक उनके साथ फिर से जुड़ने में उसे अजीब लगेगा। दूसरे, वैदेही, बलराम, जतिन और भैरवी बहुत शक्तिशाली थे। यदि वह उनकी टीम में शामिल हो जाता तो उसके पास रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं के खिलाफ कोई मौका नहीं होता। दुश्मन इस प्रकार इस अभियान में उसकी भागीदारी अपना उद्देश्य खो देगी। इसके अलावा हर कोई मानव जाति और दाव संघ के लिए लड़ने वाला युद्ध समर्थक गुट का सदस्य था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके साथ लड़ा। हेमंत का व्यक्तित्व सौम्य था और वह दाव संघ के अन्य युद्ध समर्थक दाववादियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता था। इसके अलावा हालांकि हेमंत आरोहण लोक के शिखर पर था, फिर भी उसे इस टीम के भीतर परोक्ष रूप से नेता माना जाता था। जबकि उसकी ताकत वैदेही, बलराम, जतिन और भैरवी की तुलना में काफी कम थी, वह अभी भी दाव संघ के शीर्ष 10 दाववादियों में से एक था, जिसके पास असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा और अपने साथियों के बीच जबरदस्त युद्ध शक्ति थी। वर्षों के प्रशिक्षण और महाकाल संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की सहायता के बाद उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 300 विशेषज्ञों के बराबर थी। इस समूह में हेमंत और अन्य युद्ध समर्थक योद्धाओं के अलावा 2 अन्य थे, लोकेश और उसका बेटा ललित। लॉर्ड लोकेश, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस क्षेत्र में रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों के निशान हैं? समूह के एक युवक ने लोकेश से पूछा। इस युवक का नाम हर्ष था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण के दौरान जब वह हड्डी दानव वंश द्वारा घेर लिया गया था, तब हेमंत ने उसे बचाया था। तब से हर्ष हेमंत का अनुयायी बन गया था, हमेशा उसकी ओर से। हर्ष की मार्शल आर्ट प्रतिभा हालांकि दाव संघ के शीर्ष 10 दाववादियों में से एक हेमंत की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी हेमंत के साथ लड़ाई में अविश्वसनीय रूप से बहादुर थी। उसने सीमा पर राक्षसों के खिलाफ लड़ते हुए काफी पुण्य संचित किया और महाकाल संप्रदाय में बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों का आदान प्रदान किया, जिससे उसकी साधना को छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति मिली। विशेष रूप से चूंकि महाकाल संप्रदाय के पास आरोहण गोलियां थीं, इसलिए उसकी सफलता पूरी तरह से निर्बाध थी। इसलिए इन वर्षों में उसकी साधना ने हेमंत के साथ तालमेल बनाए रखा था और वह अब एक शिखर आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट था। कुछ होने चाहिए, लोकेश ने कहा। मैंने हाल ही में इस क्षेत्र में रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों के निशान खोजे हैं। उनकी संख्या काफी थी और मुझे पता था कि मैं उन्हें अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए मैं उन्हें सतर्क करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वह और ललित ने हेमंत की टीम में शामिल होने के बाद दावा किया कि जब उन्होंने रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों का सामना किया तो उन्होंने उनके निशान खोजे थे। लोकेश की बातें सुनकर हेमंत और अन्य लोगों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उनके पीछे चले गए। इस दिशा की ओर उड़ते हुए आधे दिन तक उड़ने के बाद उन्होंने वास्तव में एक खतरनाक पहाड़ी जंगल में एक गुफा की खोज की। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 रक्त वस्त्रधारी योद्धा पहरा दे रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, रक्तदानव अखाड़े के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह एक और गढ़ है जहां वे इकट्ठा होते हैं। इस बार हम एक भाग्य बनाने जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर हर्ष खुशी से चिल्लाया, जूनियर भाई हर्ष, लापरवाह मत बनो। हेमंत ने हर्ष की बातें सुनकर तुरंत चेतावनी दी। यद्यपि रक्तदानव अखाड़ा वर्तमान में नष्ट हो गया था और महाकाल संप्रदाय दिव्य पवन महल और दाव संघ के संयुक्त हमले के तहत आतंक में भाग रहा था, हाल ही में कई दाव संघ शिष्यों के नुकसान ने संकेत दिया कि शक्तिशाली विशेषज्ञ अभी भी रक्तदानव अखाड़े के भीतर बने हुए हैं। मुझे पता है सीनियर भाई हेमंत, हर्ष ने जल्दी से उत्तर दिया। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद वह कुछ हद तक संशय में रहा। चूंकि उसने रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को मिटाने के अभियान में भाग लिया था, इसलिए जिन रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं का उन्होंने सामना किया था, वे लगभग सार्वभौमिक रूप से पराजित हुए थे, जिनमें बहुत कम या कोई प्रतिरोध नहीं था। रक्तदानव अखाड़े के विशेषज्ञों को महाकाल संप्रदाय और दिव्य पवन महल द्वारा काफी हद तक मिटा दिया गया था। शेष रक्तदानव अखाड़े के अवशेष केवल छोटी मछलियां थीं। भले ही कुछ विशेषज्ञ बने रहे, उनकी संख्या बेहद सीमित थी और हर्ष को विश्वास नहीं था कि वे इतने बदकिस्मत होंगे कि उनका सामना इतनी शक्तिशाली हस्तियों से होगा। गुफा की खोज करने पर समूह हिचकिचाया नहीं और तुरंत इसकी ओर बढ़ गया। वहां कौन जाता है? जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे 2 रक्तवस्त्रधारी योद्धाओं ने उन्हें देखा और चिल्लाए। उनकी चिल्लाहट के साथ रक्तवस्त्रधारी योद्धाओं का एक बड़ा समूह गुफा से बाहर निकल आया। इन रक्तवस्त्रधारी योद्धाओं की संख्या 20 से अधिक थी, जिनमें लगभग 10 अर्धचरण दिव्य विकास लोक में थे। समग्र शक्ति के मामले में वे अपने विरोधियों से बहुत कमजोर नहीं थे। हर कोई सावधान रहे।
यह देखकर हेमंत का दिल बैठ गया और वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पहाड़ी जंगल में रक्तदानव अखाड़े के इतने सारे अवशेष होंगे और उनकी ताकत काफी थी। क्योंकि उसने रक्तदानव अखाड़े के अवशेषों को खत्म करने के अभियान में भाग लिया था, इसलिए यह पहली बार था जब उसने रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं के इतने बड़े समूह का सामना किया था। दुश्मनों की इतनी बड़ी संख्या का सामना करते हुए हर्ष और अन्य निडर रहे, तुरंत रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने वर्षों तक सीमा पर लड़ने के बाद ये युद्ध समर्थक गांववादी सभी अनुभवी दिग्गज थे, जो दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटते थे। एक भीषण लड़ाई जल्दी ही छिड़ गई। यद्यपि दोनों पक्षों की ताकत में कोई खास अंतर नहीं था और रक्तदानव अखाड़े के पास संख्यात्मक लाभ भी था। हालांकि एक बार जब महान युद्ध छिड़ गया तो दांव संघ ने जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया, रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को भारी कर दिया और उन्हें केवल एक कठिन संघर्ष के साथ छोड़ दिया। ये दांव संघ शिष्य जिन्होंने युद्ध का समर्थन किया था, सभी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध युद्ध अनुभव वाले अनुभवी दिग्गज थे। इसके अलावा महाकाल संप्रदाय के अद्भुत संसाधनों का उपयोग करके वर्षों की साधना के माध्यम से उनमें से प्रत्येक ने अपनी योग्यता में काफी सुधार किया था, जिससे वे अपने साथियों के बीच बेहद शक्तिशाली बन गए। इसके अलावा सीमा पर लड़ते हुए उनके द्वारा जमा किए गए प्रचुर युद्ध गुणों के कारण उनमें से प्रत्येक ने महाकाल संप्रदाय के साथ कई जादुई खजानों का आदान प्रदान किया था। लगभग इन सभी दांव संघ शिष्यों में से प्रत्येक 2 या अधिक अर्धचरण जन्मजात जादुई खजानों से सुसज्जित था, एक रक्षा के लिए और एक अपराध के लिए। अपने जादुई खजानों की गुणवत्ता के मामले में इन दांव संघ शिष्यों ने रक्तदानव अखाड़े के योद्धाओं को लगभग पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। पड़ते समय जगन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और लाल वस्त्र वाली महिला से उसे अभी मिले भारी झटके ने उसकी चोटों को और खराब कर दिया था। जगन की ताकत पहले ही आधे से अधिक कम हो गई थी, लेकिन रक्तदानव गोली का सेवन करने के बाद गोपाल की साधना बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब बुरी तरह घायल जगन से नहीं डरता था।